गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हमने बेड डेट्स और बेड डेट्स रिकवर्ड का मीनिंग डिस्कस किया था। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंसॉल्वेंट अगर कोई हो जाए हमारा कस्टमर तो हम अपनी बुक्स में बेड डेट्स की एंट्री पास करते हैं और फिर वही बेड डेट्स अगर रिकवर हो जाते हैं जो कि मिलने के चांसेस नहीं है, मतलब ये कि मिलना न मिलना हमारे हाथ में नहीं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल वाली क्लास में हमने बेड डेट्स और बेड डेट्स रिकवर्ड का डिस्कशन किया था। आई होप वो डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जब हमारा कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ऐसी पोजीशन में होता है कि वो पेमेंट नहीं कर सकता है, तो हम उस राइट टू रिसीव को अपनी बुक से राइट ऑफ कर देते हैं, बेड डेट्स मान लेते हैं। और अगर फिर वो कभी फ्यूचर में वापस आके पैसे देता है तो हम उसको बेड डेट्स रिकवर्ड की तरह अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जब बेड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमारे कितने पैसे डूबे थे, जितने पैसे वापस आ रहे हैं उसको ही इनकम मान के अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक्सपेंसेस का रिवर्सल मान के अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आज वाली क्लास में नया कंसेप्ट लें, उससे पहले होमवर्क क्वेश्चंस जो कल वाले कंसेप्ट पे बेस्ड हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहला है रमन अ डेटर ऑफ ₹25,000 डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 20 पैसे इन अ रुपी वॉज रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड। 25,000 रुपए का वो डेटर था और वो इंसॉल्वेंट हो गया और 20 पैसे इन अ रुपीज का मतलब मैंने आपको बताया था 20% अमाउंट रिकवर हो पाया, बाकी पैसा डूब गया। 25,000 रुपए का 20% कैलकुलेट कर लेते हैं, 5,000 रुपए आ जाएगा। 5,000 रुपए हमको मिले, 20,000 रुपए हमारे डूब गए। तो अब राइट टू रिसीव तो 25,000 से ही खत्म करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे अमाउंट कैसे मिला है ये नहीं लिखा हुआ है, तो कैश में ही मिला होगा ऐसा मान लेंगे। एंट्री जो पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू रमन्स अकाउंट 25,000। सबसे पहले कैश डेबिट किया, असेट बढ़ गया, बेड डेट्स डेबिट किया, एक्सपेंस बढ़ गया और टू रमन किया क्योंकि हमारा राइट टू रिसीव जो है वो पूरे 25,000 रुपए से खत्म हो गया। ये पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। मोहन पेड ₹2,000 अगेंस्ट हिज डेट्स ऑफ ₹5,000। ये डेट्स क्या होता है ये नहीं मालूम है। डेट्स का मतलब होता है राइट टू रिसीव का हमारा बैलेंस कितना है। मतलब जैसे देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, रमन अ डेटर ऑफ 25,000। रमन हमारे लिए 25,000 रुपए का डेटर है, 25,000 रुपए का हमारा राइट टू रिसीव है। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन पेड 2,000 अगेंस्ट हिज डेट्स ऑफ ₹5,000। उसके डेट्स थे 5,000 रुपए, मतलब राइट टू रिसीव था 5,000 रुपए का, पर वो दे पाया केवल 2,000 रुपए। और बाकी जो अमाउंट है रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स अर्लियर, सॉरी यहाँ पे मोहन पेड ₹2,000 अगेंस्ट हिज डेट्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स अर्लियर। ध्यान से समझिएगा इसका मीनिंग क्या है। बेड डेट्स हो गए थे पहले 5,000 रुपए के, 5,000 रुपए हमको लेने रहे होंगे, अब वो तो हमने बेड डेट्स की तरह राइट ऑफ कर दिया था, अब वो 2,000 रुपए लेकर आया है। तो ऐसे केस में 5,000 रुपए हमारे पहले डूब चुके हैं, 2,000 रुपए हमको अब मिल रहे हैं। तो क्या हम 2,000 रुपए की खुशी मनाएं या फिर 3,000 रुपए का दुख? सोचने वाली बात है। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि हम बेड डेट्स 5,000 रुपए पहले से ही रिकॉर्ड कर चुके हैं और फिर से लगे कि 3,000 रुपए के बेड डेट्स रिकॉर्ड करने चाहिए। ये पहले के बेड डेट्स हैं, आज वाली डेट में तो अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो ऐसे केस में हमको यहाँ पे बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड 2,000। जितना पैसा मिलेगा उसे एक्सपेंस का रिवर्सल मान लेंगे, उसे इनकम बोल सकते हैं, जो भी बोले, अल्टीमेटली 2,000 रुपए की ही एंट्री पास होगी, पूरे 5,000 रुपए से कोई लेना देना नहीं है। देन उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। लिखा हुआ है श्याम अ डेटर ऑफ ₹14,000 रिटर्न ऑफ अर्लियर। अब देखिए बेड डेट्स को राइट ऑफ करना भी बोलते हैं, कल वाली क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ अर्लियर, मतलब कि पहले ही ये अकाउंट जो है हमारी बुक्स से राइट ऑफ हो चुका है, मतलब ये बेड डेट्स हो चुके हैं पहले ही। कितना अमाउंट बेड डेट का है? अ डेटर ऑफ 14,000, ये 14,000 रुपए का डेटर था, 14,000 रुपए का कस्टमर था और वो अमाउंट बेड डेट हो गया था। तो ऐसे केस में हमारा राइट टू रिसीव जो है वो 14,000 से पहले ही खत्म कर चुके हैं हम अपनी बुक्स में।
अब वो कितना अमाउंट दे रहा है, नाउ पेड अ चेक ऑफ ₹6,000। बिल्कुल वैसा ही जैसा सेकेंड ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ था कि वो 2,000 दे रहा है 5,000 के बदले, यहाँ पे वो 6,000 रुपए दे रहा है 14,000 रुपए के बदले। तो हमको 14,000 से कोई मतलब नहीं है, 6,000 रुपए की एंट्री पास हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ गया हमारा, टू बैड डेट्स रिकवर्ड में एक्सपेंस का रिवर्सल हो गया। तो ये थर्ड ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है फोर्थ ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹1,500 इन कैश। यहाँ पे बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं है, ये नॉर्मल सेल की एंट्री है। लेकिन खास बात इसमें ये है कि हमने एक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो ऐसे केस में अगर हमारा नुकसान हो रहा हो तो भी क्या हम डायरेक्ट सेल्स की एंट्री पास करेंगे क्या? द आंसर इज यस। मतलब ये कि जब हम गुड्स बेचेंगे तो हम उसको सेल वैल्यू पे ही अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, फिर चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस। जैसे यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितने रुपए कॉस्ट है, 10,000 रुपए की कॉस्ट है, 1,500 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब 8,500 हमको मिले होंगे। 8500 रुपए में हमने गुड्स बेचे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट 8,500 टू सेल्स अकाउंट 8,500। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे हम जो टू सेल्स कर रहे हैं वो तो इनकम है, लेकिन हुआ हमारा लॉस है। तो देखिए 10,000 रुपए का खर्चा हम पहले ही बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हैं। बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड के साथ ये ट्रांजैक्शन देने की बहुत स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे जो मैंने ये ट्रांजैक्शन दिया है। देखिए जब हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो हमें नहीं मालूम होता है कि इसके बदले में कितना अमाउंट हमें बाद में कभी मिल जाएगा, क्योंकि अगर कस्टमर जो है, जो पैसे जिसकी वजह से डूब गए हैं, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तो ऐसे केस में हम अपनी बुक से राइट टू रिसीव खत्म कर लेते हैं। फिर जब वो वापस कभी आके पैसे दे भी देता है तो जितने पैसे देता है हम उसको इनकम मान लेते हैं, एक्सपेंस का रिवर्सल मान लेते हैं। वैसे ही जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें नहीं मालूम होता है कि हम इनको एक्चुअली कितने में बेच पाएंगे, ज्यादा में बेच पाएंगे। वैसे तो एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हम प्रॉफिट में ही बेचेंगे, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कितना होगा हमारा ये हमको मालूम नहीं होता है। हम सेल वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेते हैं जब हमको पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर लॉस भी हो रहा है तो भी हम गुड्स का खरीदने का खर्चा तो पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ऐसे केस में अगर आज हमको पैसे मिल रहे हैं तो हम उसकी रिकवरी ही मानेंगे। तो जितने पैसे मिलेंगे उसको हम इनकम मान लेंगे, क्योंकि पूरा 10,000 रुपए का एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं अपनी बुक्स में। अब अगर 1,500 रुपए के लॉस में हम गुड्स बेच भी रहे हैं तो एक्सपेंस तो पूरा 10,000 रिकॉर्ड हो चुका है। 8,500 अभी मिल रहे हैं, 8,500 को इनकम मान के अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब फाइनली पूरे साल में हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो तो साल के एंड में ही पता चलेगा, लेकिन इस ट्रांजैक्शन से हमको 8,500 मिले हैं, हम 8,500 रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखिए, मोहन अ डेटर ऑफ 18,000 डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट एंड पेड ₹2,000 इन कैश एंड अ चेक ऑफ ₹3,500 एज फाइनल कंपनसेशन। फाइनल कंपनसेशन लिखा हो या फाइनल डिविडेंड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अल्टीमेटली ये अमाउंट हमको मिल रहा है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, पूरे पैसे नहीं मिल पाए हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे 2,000 रुपए से, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 3,500 रुपए से। 2,000 और 3,500 कुल मिला के हो गया 5,500 रुपए। अब जो बाकी अमाउंट डूब गया है वो है 12,500 रुपए, क्योंकि राइट टू रिसीव था हमारा 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए में से 5,500 माइनस कर दिए, 12,500 रुपए आ गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 12,500 टू मोहन्स अकाउंट 18,000। सिंपल ट्रांजैक्शन है। बात सिर्फ ये थी इसमें कि कैश और चेक्स दोनों से अमाउंट मिल रहा था। ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन हो गया। सिक्स्थ में देखिए लिखा हुआ है, गणेश अ डेटर ऑफ ₹16,000 डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे एनीथिंग। वो कुछ भी नहीं दे पाया। तो ऐसे केस में हमको ये लगता है कि हम इसकी एंट्री पास करें ही क्यों, क्योंकि वो हमारा डेटर था, कुछ भी नहीं दे पाया तो हमको कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं तो ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, एक और खास बात है जिसके बारे में हो सकता है मैंने पहले कभी आपको नहीं बताया हो। अकाउंट्स में हम ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं, इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि ऐसी घटनाएं जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया या फिर हमारा प्रॉफिट भी हो गया, हम उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे।
तो ये यहाँ पे देखा जाए तो वो पैसे देकर कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका इंसॉल्वेंट हो जाना अपने आप में हमारे लिए एक इवेंट है, और इस इवेंट से हमको लॉस हो रहा है, तो ये लॉस भी हमको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वैसे भी हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमको राइट टू रिसीव खत्म भी तो करना है, पैसे तो वो कभी नहीं दे पाएगा। तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट तो कर नहीं पाएंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। पूरा अमाउंट 16,000 रुपए का डेटर था, वो 16,000 रुपए से ही बैड डेट्स को डेबिट कर दिया जाएगा टू गणेश अकाउंट 16,000 रुपीज। इस तरह से एंट्री पास हो जाएगी। ये हो गया ट्रांजैक्शन नंबर 6। अब 7th में लिखा हुआ है, शोभित अ डेटर ऑफ ₹24,000 डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ओनली 15% अमाउंट रिकवर्ड एज फाइनल डिविडेंड। 24,000 रुपए का वो हमारा डेटर था, 15% अमाउंट ही रिकवर कर पाए हैं हम। तो ये बिल्कुल सिंपल ट्रांजैक्शन है, वैसा ही है। 20,000 का 15% करेंगे तो 3,000 रुपए आ जाएगा, 4,000 का 15% करेंगे तो 600 आएगा। कुल मिला के 3,600 रुपए हमें मिले होंगे, और बाकी अमाउंट हमारा डूब गया होगा 20,400 रुपए। तो 20,400 रुपए बैड डेट्स में डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 3,600 रुपए से, टू शोभित अकाउंट कर देंगे 24,000 रुपए। मेरे ख्याल से ये ट्रांजैक्शन सारे के सारे आपसे बन गए होंगे। तो अब ये ट्रांजैक्शंस का डिस्कशन तो हो गया, अब आज वाला डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा डाउट एड्रेस कर देता हूं। एक स्टूडेंट का बोलना था कि सर जब हम गुड्स बेचते हैं, क्रेडिट में बेचते हैं तभी बैड डेट्स हो सकते हैं, कैश में बेचेंगे तो बैड डेट्स नहीं होंगे। तो ऐसे केस में जब हम क्रेडिट में गुड्स बेच रहे हैं और सामने वाला बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, हमारा पेमेंट नहीं कर पाता है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम अपने गुड्स जो उसकी दुकान में रखे होंगे वो वापस लेकर आ जाएंगे, मैटर ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए मैटर ऐसे खत्म नहीं होगा। जब भी हम किसी को गुड्स बेचते हैं और क्रेडिट में बेचते हैं तो उसको ये बोल के बेचते हैं क्या कि ये गुड्स तुम अपनी दुकान में लेकर जाओ, लेकिन हाँ डिस्प्ले में रखना, कभी बेचना नहीं, क्योंकि जब तक तुम हमें पैसे नहीं दे देते हो तब तक तुम इन गुड्स को बेच नहीं सकते हो। अगर ऐसा होता तो ट्रांजैक्शन कभी होता ही नहीं। वो अपनी दुकान में गुड्स ले जा रहा है तो बेचने के लिए ही ले जा रहा है। कहीं ना कहीं हमको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि उसके पास पैसे नहीं हैं, पर अगर वो गुड्स लेके जा रहा है तो वो गुड्स बेचेगा, पैसे उसको मिल जाएंगे, अपना मार्जिन वो रख लेगा अपने पास और बाकी पैसे हमको भिजवा देगा। ऐसा ही तो होता है। जिसके पास पैसे इमीडिएटली पे करने के लिए नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं, क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं और फिर उनको बेचते हैं आगे, और अमाउंट रियलाइज हो जाता है तो फिर वो अपने सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं, और ये साइकिल चलती रहती है। तो ऐसे केस में हमारे जो गुड्स हैं जो हमने उसको बेचे थे वो उसकी शॉप में पड़े होंगे तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा ही नहीं। इंसॉल्वेंट तो इंसान तब डिक्लेयर हो जाता है जब उसकी पूरी संपत्ति खत्म हो जाती है। संपत्ति खत्म हो रही है, असेट्स खत्म हो रहे हैं, तो गुड्स भी तो खत्म हो गए होंगे। उसने वो गुड्स बेच दिए, पैसा आ गया होगा, और वो पैसा जो है उसने चैनलाइज भी कर दिया। क्योंकि देखिए अभी जो मैंने आपको बात बोली कि वो गुड्स बेचेगा, उससे पैसे आएंगे और वो हमें पे करेगा, तो जब ये रोटेशन चलता रहता है तो बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जिससे वो गुड्स खरीद रहा है। अब अगर जो पैसे उसे कस्टमर से, अपने कस्टमर से मिले होंगे, वो उसने किसी और सप्लायर को दे दिए क्योंकि उसको रोटेशन करते रहना है, तो अब ऐसे केस में वो पैसे हमको नहीं दे पाया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे गुड्स थे जब वो बिके तो उनसे जो पैसे आए वो हमको ही मिलने चाहिए, नथिंग लाइक दैट। जब हमने उसको गुड्स बेचे थे तो उन गुड्स का वो ओनर हो गया था और हमें उससे पैसे लेने का राइट था। अब अगर उसने मार्केट में गुड्स बेचे, पैसे आ गए और वो उसने कहीं चैनलाइज कर दिए हैं, किसी और सप्लायर को दे दिए हैं, तो फिर वो पैसे तो उसको मिल गए, हमको कुछ नहीं मिल पाया है और हमको अपने गुड्स भी वापस नहीं मिल पाएंगे। हाँ अगर गुड्स नहीं बेचे होंगे, उसकी शॉप में पड़े होंगे, तो डेफिनेटली वो गुड्स हमको मिल सकते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन जनरली होता ये है कि इंसॉल्वेंसी के स्टेट में वो तब जाएगा जब उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली हो, मतलब कि उसकी दुकान में जो स्टॉक होगा वो उसने बेचा होगा, कोशिश तो करेगा ही ताकि वो अमाउंट बेच के रिकवर करे अमाउंट और फिर अल्टीमेटली अपने सप्लायर्स को पेमेंट करे। तो ये सारी चीजें हो चुकी होंगी। तो जनरली यही होता है कि गुड्स उसके पास नहीं होते हैं, वो गुड्स बेच चुका होता है, जो पैसे आते हैं वो सप्लायर्स को दे चुका होता है। तो ऐसे केस में हमको बैड डेट्स ही रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अपनी बुक्स में। खैर चलिए, ये होमवर्क का डिस्कशन भी हो गया और डाउट का डिस्कशन भी हो गया। अब हम आज नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं।
और नए कंसेप्ट पे हम आए उससे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि हमको लगता है जनरली कि 15 दिन से हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, तो ऐसे केस में ये चैप्टर और कितना चलने वाला है। मतलब जर्नल एंट्रीज जो है, अगर ये एक चैप्टर अगर 1 महीना चल जाता है तो ऐसे केस में फिर हमारे सारे चैप्टर्स कब कंप्लीट हो पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जब ये सिलेबस आप देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स ऐसे दिखेंगे जो थ्योरेटिकल हैं। हम उन थ्योरेटिकल पॉइंट्स का भी डिस्कशन करते जा रहे हैं, लेकिन कौन सा पॉइंट डिस्कस कर लिया बुक में अभी फिलहाल भले हमको समझ में ना आए, लेकिन जब सारी बातें हो चुकी होंगी, जर्नल एंट्रीज के साथ साथ मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बता दूंगा आपको। हमको कुल मिला के अपनी क्लास में 13 से 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी पढ़ने हैं, जिसकी शुरुआत आज वाली क्लास से हो रही है। अपने आप में ये थ्योरेटिकल टॉपिक है हमारी बुक में, जो टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कर चुके हैं। डेटर्स का मीनिंग क्या है, क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या है, बेड डेट्स का मीनिंग क्या है, बेड डेट्स रिकवर्ड का क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें जो है वो एक अलग चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ऐसे केस में हम भले जर्नल एंट्रीज का डिस्कशन कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी कवर करते जा रहे हैं। मतलब जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम सारी चीजें डिस्कस करते जा रहे हैं। और ऐसा यहाँ नहीं, ऐसा आगे तक होगा। हम कभी भी किसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो जब हमारा चैप्टर जर्नल एंट्रीज चल ही रहा है तो इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है कि हम सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स को यहीं पे कवर करें। थ्योरेटिकल एंगल से भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ में आ जाएगा। और उससे एक और खास बात होती है कि जब हमको थ्योरेटिकल जो आइटम्स होते हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पता होता है, तो हम थ्योरेटिकली ज्यादा अच्छा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाती है। सिर्फ यही रीजन है कि मैं आपको अलग से ये टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब हम पढ़ लेंगे तो मैं आपको आपकी बुक में भी मार्क करवा दूंगा कि देखिए ये चीजें हमने कवर कर ली हैं। हाँ, रीड करना बाकी होगा और थ्योरेटिकल नोट्स तो वैसे भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ऐसे केस में आप उनको रीड करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो अब आज वाली क्लास से, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का एक बिल्कुल सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। मैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू कौन कौन से चैप्टर्स कवर करवाता जा रहा हूं बता देता हूं। एक चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक में और एक चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंट टर्म्स है और चैप्टर नंबर 3 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। तो आज वाली क्लास में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पहला प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। जितनी भी बातें आज तक की हैं वो जर्नल एंट्रीज की थी। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स का भी डिस्कशन किया। मतलब चैप्टर नंबर 1 की बात अभी तक हमने नहीं की है, चैप्टर नंबर 2 में जो टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस जरूर किए हैं। अब आज वाली क्लास में चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की भी हम शुरुआत कर लेते हैं। कुल मिला के 14 प्रिंसिपल्स हमको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो करनी है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें एक साथ थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थ्योरी की यही खास बात होती है, अगर थ्योरेटिकल सारी चीजें हम पढ़ेंगे एक साथ तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक एक पॉइंट को अगर न्यूमेरिकल्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप ज्यादा अच्छे से एग्जाम में लिख भी पाएंगे। तो अब सबसे पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की एक खास बात होती है कि अकाउंटिंग किस तरह से करनी है वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प करेगा। जब हम इस प्रिंसिपल को समझ जाएंगे तो हम ऐसी पोजीशन में होंगे कि हमको कोई ना कोई नया कंसेप्ट पता चलेगा, कोई ना कोई नई बात पता चलेगी और वो बात जरूर अकाउंटिंग में हमारी हेल्प करेगी। तो अब इस प्रिंसिपल से हमारी क्या हेल्प होने वाली है वो देखिएगा। इस प्रिंसिपल का बोलना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट एंटिटीज हैं। बिजनेसमैन और बिजनेस, ये दो सेपरेट एंटिटीज हैं। मतलब ये है कि बिजनेस का अपना एक एग्जिस्टेंस है और बिजनेसमैन का अपना एक एग्जिस्टेंस है। ऑब्वियसली बिजनेसमैन पहले आया है, उसी ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, हमको हमेशा अकाउंट्स में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एक और खास बात बताता हूं, ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट है। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपनी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल जो बनाए गए हैं वो
अकाउंटिंग करने के लिए बनाए गए हैं। मतलब अकाउंटिंग के एंगल से बिजनेसमैन और बिजनेस बिल्कुल सेपरेट हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं सारी बात को। मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, शर्मा एंटरप्राइजेस। अब शर्मा जी ने ये जो शर्मा एंटरप्राइजेस स्टार्ट किया है, ये दो सेपरेट एंटिटीज हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल बोलता है कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग हैं। तो ऐसे केस में सबसे पहले शर्मा जी के दिमाग में ये आइडिया आया कि उन्हें बिजनेस करना है और इसीलिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। जब वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो शर्मा जी ने सपोज 5 लाख रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो ऐसा माना जाएगा कि ये 5 लाख रुपए जो शर्मा जी ने अपने बिजनेस में लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, ये उनके और उनके बिजनेस के बीच में एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए, ये हमने शुरू में ही देखा था। तो ऐसे केस में यहां पे अगर लीगली देखा जाए, आई रिपीट, यहां पे अगर लीगली देखा जाए तो कोई सेकंड पार्टी नहीं है। मतलब लीगल एग्जिस्टेंस केवल मिस्टर शर्मा का है। आपको ये बिल्कुल लगना चाहिए कि शर्मा एंटरप्राइजेस भी तो लीगल एंटिटी है। बिल्कुल नहीं, शर्मा एंटरप्राइजेस लीगल एंटिटी नहीं है। ध्यान से समझिएगा क्यों नहीं है। ये शर्मा जी का ही बिजनेस है, शर्मा एंटरप्राइजेस। अब अगर हम फिलहाल अकाउंटिंग को भूल जाते हैं, हम लीगल बात करते हैं। सपोज शर्मा एंटरप्राइजेस ने यहाँ पे कुछ ऐसे गुड्स बेचना चालू कर दिए जो गवर्नमेंट के एंगल से परमिसेबल नहीं है, कहीं ना कहीं इलीगल है। अब अगर ये दोनों अलग अलग एंटिटीज होंगे, अब सपोज शर्मा जी अपनी शॉप में बैठे हैं, शर्मा जी अपनी शॉप में बैठे हैं और पुलिस आ जाती है और बोलती है कि आप जो ये गुड्स बेच रहे हैं ये गैर कानूनी है, ये इलीगल है, और उसके बावजूद भी आप ये गुड्स बेच रहे हैं, तो आपको इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी और आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ऐसे केस में शर्मा जी बोल रहे हैं सारी गलती शर्मा एंटरप्राइजेस की है, मैं तो यहाँ पे केवल बैठा हूं, मैं तो थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, लेकिन ये शॉप है जो सब रीजन, सबका रीजन है। तो अल्टीमेटली आपको कोई एक्शन लेना है तो इस शॉप के अगेंस्ट आप ले सकते हो, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती शर्मा एंटरप्राइजेस की है। अगर दोनों लीगल एग्जिस्टेंस होता दोनों का अलग अलग, तो ऐसी बातें हो सकती थी। आप सोच के देखिए, क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा बोला जा सकता है कि शर्मा जी ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उनकी कोई गलती नहीं है, शर्मा एंटरप्राइजेस की ही सारी गलती है, तो आप उसको लेके जाओ? ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, क्योंकि शर्मा जी ही होल एंड सोल ओनर हैं, वो ही इस बिजनेस को चला रहे हैं। लीगली इन दोनों का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। शर्मा एंटरप्राइजेस से जो भी चीजें हो रही हैं, मिस्टर शर्मा ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कानून की नजरों में दो अलग एग्जिस्टेंस नहीं है। पहली अगर ये बात नहीं समझ में आएगी तो अकाउंट्स में इन दोनों को अलग माना गया है, ये बात कभी नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल डाला गया है, मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को अलग अलग माना गया है। तो मतलब इन जनरल वो अलग नहीं हुए ना। अगर वो इन जनरल ही अलग होते तो अकाउंटिंग में अलग से प्रिंसिपल डालने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सबको पता होता कि वो दोनों अलग ही हैं। सबको पता है कि वो दोनों अलग नहीं हैं, इसीलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं ताकि हम अकाउंटिंग प्रॉपर कर सके। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे शर्मा और शर्मा एंटरप्राइजेस लीगली दोनों अलग नहीं हैं। लीगली मिस्टर शर्मा ही हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो ओनर हैं, जो हर चीज के जिम्मेदार हैं, जिनकी पर्सनल लायबिलिटी है। अगर शर्मा एंटरप्राइजेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, शर्मा एंटरप्राइजेस के गुड्स बिक जाते हैं सारे और पेमेंट करने के लिए बिजनेस में पैसे नहीं है, तो क्या मिस्टर शर्मा को अपने पर्सनल असेट्स नहीं बेचने पड़ेंगे? क्या 100% बेचने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों लीगली एक है। तो ऐसे केस में अगर शर्मा एंटरप्राइजेस फेल होगा तो बात मिस्टर शर्मा पे आ जाएगी। मतलब मिस्टर शर्मा को अपने पर्सनल असेट्स बेच के लोगों के पैसे चुकाने पड़ेंगे। बैंक से लोन लिया होगा तो चुकाना पड़ेगा, अपने पर्सनल असेट्स बेच के भी। बिजनेस के असेट्स तो पहले ही बिक गए होंगे, लेकिन पर्सनली भी अपने सारे असेट्स बेचने पड़ते हैं। तो ऐसा तो तभी होगा ना जब ये दोनों एक होंगे। तो लीगली तो दोनों एक हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। हर बिजनेस और उसका जो बिजनेसमैन होता है, पार्टनरशिप हो या फिर कंपनी हो,
हमेशा ही दोनों एक हो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। हम क्लास 11th में जब अकाउंट्स पढ़ रहे होते हैं तो सोल प्रोप्राइटर के एंगल से पढ़ते हैं। अगर आपने बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई शुरू कर दी है तो वहां पे आपने अलग अलग फॉर्म्स देखे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज। तो हम फिलहाल अकाउंट्स में जो बात करते हैं वो सारी बात होती है प्रोप्राइटर के एंगल से। प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक बिजनेस का एक ही मालिक है और कोई मालिक है ही नहीं। जब हम 12th में पहुंच जाएंगे तो हम पार्टनरशिप देखेंगे, तो हम कंपनी अकाउंटिंग देखेंगे। फिलहाल 11th में हमको छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस करने होते हैं, इसीलिए हम प्रोप्राइटरशिप के एंगल से पूरी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम कभी भी पार्टनरशिप की बात नहीं करेंगे, हम कभी भी कंपनी की बात नहीं करेंगे। ये सारी बातें होंगी क्लास 12th में। फिलहाल जो बात होगी वो प्रोप्राइटर के एंगल से होगी, मतलब एक बिजनेस है और उसका एक मालिक है और वो दोनों अलग अलग नहीं है लीगली, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग अलग है। तो अब हम इस बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल की बात करते हैं, जिसका एक और नाम है वो भी आप लिख सकते हैं, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि दोनों की आइडेंटिटी जो है वो अकाउंटिंग के एंगल से अलग अलग है। मिस्टर शर्मा अलग, शर्मा एंटरप्राइजेस अलग। तो जो पैसे मिस्टर शर्मा ने शर्मा एंटरप्राइजेस में लगाए हैं, ये 5 लाख रुपए, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब लीगली देखा जाए तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि लीगली वो दोनों सेम है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग अलग हैं, तो इनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। और ट्रांजैक्शन हो रहा है तो रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी। अब मुद्दे की बात यह है कि ये रिकॉर्डिंग करेगा कि शर्मा एंटरप्राइजेस रिकॉर्डिंग करेगा। याद रखिएगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बना ही इसीलिए है ताकि वो हमको ये बात समझा सके कि ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं और आपको इस एंटिटी के हिसाब से एंट्री पास करनी है। मतलब हमको मिस्टर शर्मा से मतलब नहीं है, हमारे लिए अकाउंटिंग के लिए जो एंटिटी है वो शर्मा एंटरप्राइजेस है, मिस्टर शर्मा नहीं। हमको ये सोचना है कि शर्मा एंटरप्राइजेस के लिए क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। हाँ, मिस्टर शर्मा के हिसाब से क्या ट्रांजैक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट कौन सा है, शर्मा एंटरप्राइजेस का पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से समझिएगा, ये जो 5 लाख रुपए मिस्टर शर्मा ने शर्मा एंटरप्राइजेस में लगाए हैं, मिस्टर शर्मा इन पैसों को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। और आपने ये टर्म सुना भी होगा कि कभी भी किसी बिजनेस को अगर बढ़ाना है, स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो जो ये इन्वेस्टमेंट वाली बात बोली जाती है ये ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली जाती है, क्योंकि देखिए शुरुआत शर्मा और शर्मा एंटरप्राइजेस की कहां से हुई, मिस्टर शर्मा के थॉट से हुई, मिस्टर शर्मा के आइडिया से हुई। तो ऐसे केस में जो 5 लाख रुपए लगाए, शुरुआत तो इस 5 लाख रुपए से हुई है, तो मिस्टर शर्मा ने ये 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, ये बोला जा सकता है। तो शर्मा एंटरप्राइजेस के लिए, सॉरी, मिस्टर शर्मा के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन शर्मा एंटरप्राइजेस के लिए सोच के देखिए, ये 5 लाख रुपए आ रहे हैं तो क्या उनका कैश बैलेंस, शर्मा एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूं, कैश बैलेंस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। मिस्टर शर्मा और शर्मा एंटरप्राइजेस दोनों अलग अलग हैं। शर्मा जी ने जैसे ही पैसे दिए तो शर्मा जी का कैश बैलेंस कम हो गया और शर्मा एंटरप्राइजेस का कैश बैलेंस बढ़ गया। और देखा जाए तो शुरुआत यहीं से हुई, मतलब हर बिजनेस का ये पहला ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन तो वही होगा जब बिजनेसमैन बिजनेस को पैसे देगा कि चलो तुम स्टार्ट हुए, अब तुम अपने हिसाब से गुड्स खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, जो भी तुमको बिजनेस करने के लिए चाहिए वो सब करो। देखिए डिसीजन भले ही शर्मा जी लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये 5 लाख रुपए से ही सारी चीजें अरेंज की जाएंगी, प्रॉपर्टी अरेंज की जाएगी, फर्नीचर अरेंज किया जाएगा, गुड्स अरेंज किए जाएंगे, जो भी होगा इसी अमाउंट से होगा। तो पहले इस अमाउंट का एक ट्रांजैक्शन जो इन दोनों के बीच में हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। शर्मा एंटरप्राइजेस के लिए ये अमाउंट रिसीव जो हो रहा है मिस्टर शर्मा से वो एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी इसीलिए क्योंकि शर्मा जी ने पैसे दिए हैं और शर्मा एंटरप्राइजेस ने पैसे लिए हैं।
पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी रिटर्न भी करने पड़ेंगे। या फिर ये बोल सकते हैं कि कभी भी कोई बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो प्रॉफिट मोटिव से स्टार्ट करता है। ये आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट है। तो मिस्टर शर्मा ने भी जब शर्मा एंटरप्राइजेस की शुरुआत की तो इसी ऑब्जेक्टिव से की थी कि आज हम 5 लाख रुपए लगा रहे हैं तो जितना भी तुम कमाओगे वो बदले में हमको रिटर्न देना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर पूरे साल में 1 लाख रुपए की कमाई होती है तो वो 1 लाख रुपए की कमाई शर्मा एंटरप्राइजेस तुम्हारी नहीं है, वो मिस्टर शर्मा की है। क्यों शर्मा की है? क्योंकि वही तो रिटर्न है, वही तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने जो पैसे लगाए हैं विथ रिटर्न उनको वापस मिले। और रिटर्न यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं लेना है उनको चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो शर्मा एंटरप्राइजेस के लिए लायबिलिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं जो अगर आज नहीं समझ में आई तो आपको 11th में तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, 12th में भी बहुत सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। कि ये जो प्रॉफिट होता है जो शर्मा एंटरप्राइजेस अर्न करेंगे, पूरा साल गुड्स बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो शर्मा एंटरप्राइजेस जो ये प्रॉफिट कमाएंगे वो उनका खुद का नहीं है। वो प्रॉफिट भी एक लायबिलिटी है जो मिस्टर शर्मा को रिटर्न कर दी जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली शर्मा जी के लिए ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही की है, उन्होंने ही 5 लाख रुपए देके बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ऐसे केस में 5 लाख रुपए तो लायबिलिटी है ही, 5 लाख रुपए तो रिटर्न करने ही करने हैं, लेकिन हमको रिटर्न के साथ रिटर्न करने हैं। रिटर्न के साथ रिटर्न करने हैं मतलब कि प्रॉफिट ऐड करके वापस करने पड़ेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। 5 लाख रुपए पे सपोज पहले साल हमने 1 लाख रुपए कमाए, तो अब हमारी लायबिलिटी और बढ़ गई। अब हमको 5 लाख रुपए रिटर्न नहीं करने हैं, हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी ऐड करके वो अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के 6 लाख रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे। इस तरह से अकाउंटिंग की जाती है। अब अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी वो भी देख लेते हैं। जो ये 5 लाख रुपए सबसे पहले शर्मा एंटरप्राइजेस में रिसीव हुए हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। जिस तरह से बिजनेसमैन जो है इन पैसों को इन्वेस्टमेंट बोलता है, जो बिजनेस होता है वो इन्हीं पैसों को कैपिटल बोलता है। कैपिटल मतलब कि प्रोप्राइटर ने जो पैसे लगाए हैं उस नाम को कैपिटल बोला जाता है, वो एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। तो मतलब ये है कि कैपिटल नाम की लायबिलिटी ये रिप्रेजेंट करती है कि बिजनेसमैन का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो ऐसे केस में हमारा असेट बढ़ गया, अकाउंटिंग रूल्स की बात करते हैं, हमारा असेट बढ़ गया, कैश बैलेंस बढ़ गया, और क्योंकि ये पैसे हमको रिटर्न भी करने पड़ेंगे इसलिए हमारी लायबिलिटी भी बढ़ गई। तो असेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया कैश को, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट कर दिया कैपिटल अकाउंट को। अब वैसे देखा जाए तो अगर हमको किसी और से पैसे मिलते तो हम उसको लोन बोलते। लोन भी एक लायबिलिटी है, लेकिन लोन जो है वो एक आउटसाइड लायबिलिटी है। अब सारी बातें बिजनेस के एंगल से करते हैं क्योंकि हमको बिजनेस के एंगल से ही सोचना है। हमको ये जो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है ये क्या क्या सिखाता है, ध्यान से समझिए। पहला, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। हमको जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के एंगल से करनी है, और बिजनेसमैन से जो पैसा रिसीव हुआ है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, जो हमें विथ प्रॉफिट उसको रिटर्न करना है अमाउंट। और अगर लॉस भी हो जाएगा तो वो लॉस भी वो ही बियर करेगा क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो उसी की है। तो ऐसे केस में हमको लॉस का अमाउंट काट के बाकी अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट से अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस से हमारी लायबिलिटी कम होगी। हम ये बोल सकते हैं कि लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। तो अब आपको लगेगा कि फिर बिजनेस किस काम का, बिजनेस का अपना तो कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस का अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली होल एंड सोल क्रिएटर तो मिस्टर शर्मा है, तो सारी चीजों पे राइट मिस्टर शर्मा का ही है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो विथ प्रॉफिट अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, अगर लॉस होगा तो उतना अमाउंट कट जाएगा और बाकी पैसा उनका लगा रहेगा बिजनेस में। तो प्रॉफिट और लॉस का डिस्कशन तो हम आने वाले समय में करते रहेंगे, वो धीरे धीरे ज्यादा अच्छे से आपको अब बाद में समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो पैसे उन्होंने लगाए हैं वो बिजनेस के लिए कैपिटल है। अब अगर हम बाहरी किसी व्यक्ति से पैसे लेते तो हम उसको लोन बोलते, बैंक से पैसे लेते तो बैंक लोन बोलते। लेकिन यहाँ पे प्रोप्राइटर का अमाउंट भी लायबिलिटी ही है, लेकिन वो इनसाइड लायबिलिटी है। ये भी दो टर्म्स हैं जो हमको समझने हैं। वैसे भी आप अकाउंटिंग टर्म्स में जब देखेंगे तो ये टर्म्स भी दिखेंगे आपको। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब होता है जो बिजनेसमैन के अलावा हमें दूसरे लोगों को पेमेंट करना है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन
भले जो है वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एंटिटीज हैं, लेकिन लीगली तो एक है, तो ये इनसाइडर मानेंगे, इनसाइडर माना जाएगा इनको, तो ये इनसाइड लायबिलिटी है कैपिटल। लेकिन जो लोन है, जो क्रेडिटर्स है हमारे, जिनको हमें पेमेंट करना है, सप्लायर ऑफ गुड्स जो है, या फिर बैंक जो है जिनसे हमने लोन अमाउंट लिया होगा, ये सब के सब आउटसाइड लायबिलिटीज मानी जाती हैं। कैपिटल ही केवल एक ऐसा आइटम है जो कि वो बिजनेसमैन ने अमाउंट लगाया है, जिसको इनसाइड लायबिलिटी बोला जाता है या फिर परमानेंट लायबिलिटी बोला गया है। मतलब कि ये ऐसी लायबिलिटी है जो बिजनेस के लिए हमेशा बनी रहेगी। जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता ये लायबिलिटी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस बंद कब होगा, जब बिजनेसमैन फाइनली चाहेगा इसको बंद करना, तो वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेगा और तभी जाके ये लायबिलिटी खत्म होगी। इसीलिए इसको परमानेंट लायबिलिटी भी बोला जाता है। वो तब तक चलती रहेगी जब तक बिजनेस चल रहा है। तो मेरे ख्याल से कैपिटल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड इट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। तो ये दोनों एक ही हैं। इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल बोला जाता है। यहाँ पे मिस्टर शर्मा इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं और शर्मा एंटरप्राइजेस उसी अमाउंट को कैपिटल बोल रहा है। मिस्टर शर्मा के लिए इन्वेस्ट करना अमाउंट असेट है कि उसने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए तो राइट टू रिसीव जनरेट हुआ, लेकिन बिजनेसमैन के लिए वही अमाउंट जो है वो लायबिलिटी है, क्योंकि इसने उधार लिया है तो कभी ना कभी रिटर्न करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ये दोनों एक ही हैं, लेकिन दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे डेटर्स और क्रेडिटर्स है, हम अगर किसी को बोलेंगे कि वो हमारा डेटर है तो वो बंदा क्या बोलेगा कि हम उसके लिए क्रेडिटर हैं। तो डेटर और क्रेडिटर जिस तरह से असेट और लायबिलिटीज हैं अलग अलग एंगल से, वैसे ही इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ये दोनों हैं सेम ही, लेकिन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स हैं। एक के लिए असेट है बिजनेसमैन के लिए और एक के लिए लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। तो अब हम यहाँ पे सपोज ये मिस्टर शर्मा है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर शर्मा। देखिए, जो बिजनेसमैन है कभी भी अपना नाम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेगा। अपने नाम की जगह ही तो वो कैपिटल लिख रहा है। मतलब ये कि हमने हमेशा ये देखा है कि जब भी राइट टू रिसीव या ड्यूटी टू पे होती है तो हम वहां पे नाम लिखते हैं। तो जब हम मोहन से गुड्स खरीदते हैं तो टू मोहन करते हैं, लायबिलिटी बढ़ जाती है। जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उस पर्सन का नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस पर्सन का नाम लिखना है वो मालिक खुद है और उसके नाम को ही हम कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये जो टू कैपिटल अकाउंट हो रहा है, यहाँ पे टू शर्मा भी लिख सकते थे अगर शर्मा आउटसाइडर होता तो, या फिर शर्माज लोन भी लिख सकते थे अगर वो आउटसाइडर होता तो। पर यहाँ पे चूंकि वो इनसाइडर है, वो मालिक है और मालिकों के पैसे को कैपिटल के नाम से जाना जाता है, तो हम टू मिस्टर शर्मा, टू शर्मा, टू शर्माज लोन इस तरह का कुछ नहीं करने वाले हैं। हम डायरेक्ट लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट लिखना अल्टीमेटली हमने मालिक के नाम की लायबिलिटी अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर ली। अब जब भी वो पैसे विड्रॉ करते जाएंगे तो ये लायबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, एक और खास बात है कि मिस्टर शर्मा जो है वो 5 लाख रुपए से शर्मा एंटरप्राइजेस की शुरुआत कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो 5 लाख रुपए कैश में ही दें। कई बार वो क्या करते हैं कि अपने पर्सनल असेट्स जो है वो बिजनेस में लेके चले जाते हैं। मतलब हो सकता है उनके पास 2 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर अब उन्होंने सोचा कि बिजनेस पर्पस से यूज करेंगे। उनके पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। देखिए, मिस्टर शर्मा का अपना एक बैंक अकाउंट होगा पर्सनल, जिसको बोला जाता है सेविंग्स अकाउंट। आपने ये सुना भी होगा, सेविंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है प्रोप्राइटर का। लेकिन शर्मा एंटरप्राइजेस का एक अपना बैंक अकाउंट होगा जिसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं, जिससे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। सेविंग अकाउंट से पैसे सेविंग अकाउंट से पैसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, उसको भी कैपिटल ही बोला जाएगा। जब मिस्टर शर्मा अपने सेविंग अकाउंट से अपने करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, जो करंट अकाउंट एक्चुअली किसका है, बिजनेस का है। पर देखिए,
क्योंकि लीगली दोनों सेम हैं, तो ये भी बोला जा सकता है कि मिस्टर शर्मा ने अपने सेविंग अकाउंट से अपने ही करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, क्योंकि दोनों का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, ये तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। हाँ, जब हम करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो नाम बिजनेस का देते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो बैंक में भी ये नाम चल रहा होगा कि शर्मा एंटरप्राइजेस का करंट अकाउंट है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लायबल कौन होगा? मिस्टर शर्मा ही होंगे, क्योंकि लीगली दोनों एक ही हैं। लेकिन हाँ, बैंक अकाउंट तो दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे केस में अगर शर्मा जी जो है अपने सेविंग अकाउंट से अपने करंट अकाउंट में, जो कि बिजनेस का अकाउंट है, उसमें पैसे ट्रांसफर करेंगे तो वो भी बिजनेस के लिए कैपिटल माना जाएगा और मिस्टर शर्मा के लिए वो भी इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा। चाहे वो पैसे कैश में दें या फिर वो पैसे चेक से दें या फिर सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करें या फिर अपनी बिल्डिंग जो है वो बिजनेस के लिए खाली कर दे और खुद कहीं शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे केस में उस बिल्डिंग की वैल्यू को भी कैपिटल माना जाएगा, मतलब वो बिजनेस के लिए उन्होंने दे दी। तो ऐसे केस में बिल्डिंग जो है वो बिजनेस की बुक्स में डेबिट कर देंगे क्योंकि असेट बढ़ गया बिजनेस का, और वही अमाउंट कैपिटल माना जाएगा। तो हमको जर्नल एंट्रीज बननी चाहिए इन सारे ट्रांजैक्शंस की, जो बिजनेस के एंगल से पहला ट्रांजैक्शन माना जाता है, क्योंकि जब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा बिजनेस की शुरुआत होगी ही नहीं। तो गुड्स खरीदने वाली बात हो, फर्नीचर खरीदने वाली बात हो, गुड्स बेचने वाली बात हो, ये सारी बातें बाद में होंगी, पहले इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पहला ट्रांजैक्शन होता है वो इन दोनों के बीच में होता है और उसकी जर्नल एंट्री ये है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जर्नल एंट्री है? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जर्नल एंट्री है वो हमारे कोर्स में है ही नहीं, पर फिर भी बता देता हूं। मिस्टर शर्मा के लिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन शर्मा एंटरप्राइजेस टू कैश, इन्वेस्टमेंट इन शर्मा एंटरप्राइजेस टू कैश, क्योंकि उनके लिए तो असेट बढ़ गया और असेट कम भी हो गया, कैश का आउटफ्लो हो गया और असेट इसीलिए बढ़ा क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं राइट टू रिसीव जनरेट हो गया, ये अमाउंट वापस ले सकते हैं शर्मा एंटरप्राइजेस से। तो फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट टू कैश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है वो केवल एक ही बिजनेस नहीं करता है, वो 1000 बिजनेस भी कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट इन शर्मा एंटरप्राइजेस, इन्वेस्टमेंट इन शर्मा इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो अपने जितने भी बिजनेस कर रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट करता जा रहा होगा, तो इन्वेस्टमेंट इन शर्मा एंटरप्राइज अलग लिखेगा, इन्वेस्टमेंट इन शर्मा इंडस्ट्रीज अलग लिखेगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। लेकिन यहां पे जब एंट्री पास होगी तो कैश टू कैपिटल ही करेंगे, क्योंकि यहां पे कैपिटल का मतलब सिर्फ एक से है कि हमको मिस्टर शर्मा को पैसे रिटर्न करने हैं। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जर्नल एंट्री तो पूछी जा ही सकती है, इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि सपोज मिस्टर शर्मा ने 6 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए, दूसरे साल लॉस हुआ 1.5 लाख रुपए। ये 3 फिगर्स आपको दे दिए गए और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए फाइनली बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है, जो बिजनेसमैन को अमाउंट रिटर्न करना है वो कितना है। तो बस क्या करना है, शर्मा एंटरप्राइजेस चालू हुआ था 6 लाख रुपए से, शर्मा जी ने पैसे लगाए थे, 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया तो ये भी रिटर्न करना पड़ेगा, तो 8 लाख रुपए की लायबिलिटी हो गई। लेकिन फिर लॉस हो गया 1.5 लाख रुपए, तो 8 लाख रुपए में से ही 1.5 लाख रुपए माइनस कर दिया जाएगा, तो अमाउंट बचेगा 6.5 लाख रुपए। मतलब कुल मिला के बिजनेस के एंगल से आज जो लायबिलिटी है वो 6.5 लाख रुपए है। 6.5 लाख रुपए बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन को लौटाएगा। अब कब लौटाएगा ये कुछ भी पक्का नहीं है, वो तो देखिए परमानेंट लायबिलिटी है, वो तो चलती रहेगी जब तक बिजनेस चल रहा है। हाँ, प्लस माइनस जरूर होता जाएगा, जैसे जैसे प्रॉफिट होता जाएगा तो हर साल लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लॉस होता जाएगा लायबिलिटी कम होती जाएगी। मैं बार बार ये बात इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि प्रॉफिट कमाने का रीजन शर्मा एंटरप्राइजेस, वो प्रॉफिट भी वो शर्मा जी को दे दे। देखा तो जाए ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट से लायबिलिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं शर्मा जी को, तो प्रॉफिट कमा के दें तब तो ये बात बोलें कि हम प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, अल्टीमेटली हम प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं। तो ऐसे केस में लायबिलिटी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि ये पैसा भी हमको कभी ना कभी ओनर को रिटर्न करना है, हम उसी के बिहाफ पे सारी चीजें कर रहे हैं। हमारा अपना
अपना खुद का कुछ भी नहीं है। जीरो से जब शुरुआत हुई थी तो शर्मा जी ने ही ये पैसे लगाए थे, तो जो भी अर्निंग्स होंगी, जो भी लॉसेस होंगे, वो सब शर्मा जी को ही जाएंगे। तो ऐसे केस में जब तक वो पैसे निकाल नहीं लेते तब तक कैपिटल अमाउंट में ही हम एडलेस करते रहेंगे। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ही ऐड करते जाएंगे, लॉसेस भी होते हैं तो हम कैपिटल से ही एडजस्ट करते जाएंगे। तो प्रॉफिट और लॉसेस वाले क्वेश्चंस तो आने वाले समय में हम देखेंगे, लेकिन आज वाली क्लास में जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। कैपिटल से रिलेटेड किस तरह की एंट्रीज पास की जाती हैं। तो सबसे पहले इस डिस्कशन को आप नोट कर लीजिए। ये पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसको सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल भी बोला जाता है। और आपको अपनी नोटबुक में इससे रिलेटेड नोट्स भी बना लेने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये मत सोचिएगा कि ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो है 1-2 मार्क्स का आएगा। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल पूछा जाएगा सीधा 4 से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। जब मैं थ्योरेटिकल नोट्स आपको दूंगा तब आप उसे रीड करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने लेवल पे भी तो कुछ लिखते आना चाहिए। अगर आप अपने लेवल पे इतना नहीं लिख सकते हैं कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनको बेसिकली आप वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो देखा जाए तो फिर आपका ये कमांड लैंग्वेज पे स्ट्रांग नहीं माना जाएगा। आप समझ के चीजों को नहीं लिख पा रहे हैं, आप सिर्फ थ्योरेटिकली चीजों को याद करते हैं तो ही एग्जाम में लिख पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपने लेवल पे कंसेप्ट समझने के बाद, अगर कंसेप्ट नहीं समझा है, रीड कर रहे हैं, याद कर रहे हैं तो बात अलग है। यहाँ पे जब सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, जैसे हमने शर्मा और शर्मा एंटरप्राइजेस का एक एग्जाम्पल लिया, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ अपनी नोटबुक में एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे तो आपको भी सही लगेगा कि आपसे ये चीज बन रही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस भी होती जाएगी। खैर चलिए इस डिस्कशन को हटाता हूं और फिर जर्नल एंट्रीज देखते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं डायरेक्टली कि एग्जाम में किस तरह के ट्रांजैक्शंस आएंगे। लिखा होगा कुछ इस तरह से, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ₹1 lakh and bank balance ₹2 lakhs। बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश में और फिर बैंक बैलेंस से भी स्टार्ट हुआ, मतलब ये कि बैंक बैलेंस भी बढ़ गया, करंट अकाउंट ओपन हो गया बिजनेस का, उसमें शर्मा जी ने डाले 2 लाख रुपए। अब शर्मा जी ने डाले कि जिसने भी डाले, इस बिजनेस का ओनर कौन है ये नहीं मालूम है, तो हमको ओनर से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमको तो उसका नाम कभी बुक्स में रिकॉर्ड करना ही नहीं है, हमको तो कैपिटल के नाम से ही रिकॉर्डिंग करनी है। कुल मिला के बैंक बैलेंस बढ़ गया 2 लाख रुपए और कैश बैलेंस बढ़ गया 1 लाख रुपए। तो ये दोनों फिगर्स जो हैं ये बिजनेस के एंगल से लायबिलिटीज हैं जो ओनर को अमाउंट हमको रिटर्न करना है। और ये मत सोचिएगा कि सेविंग अकाउंट से पैसे बैंक अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांसफर हुए होंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कैश जो है 1 लाख रुपए बिजनेस के कैश बॉक्स में उन्होंने रखे और 2 लाख रुपए का कैश ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया। तो अगर बिजनेस के एंगल से देखा जाए तो बैंक बैलेंस ही बढ़ा ना, तो एंट्री क्या पास होगी यहां पे, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए और कुल मिला के 3 लाख रुपए हमको रिटर्न करने हैं टू कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए। असेट बढ़ा, फिर से असेट बढ़ा और ये लायबिलिटी बढ़ गई। असेट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और कई बार कैश और बैंक बैलेंस के अलावा भी असेट्स गिवन होते हैं आपको। सपोज लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विथ अ बिल्डिंग costing rupees 3 lakhs, machine costing rupees 1 lakh, and cash rupees 50,000।
इस तरह से मल्टीपल असेट्स से हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एंट्री बिल्कुल सिंपल है। जितने भी असेट्स लेकर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो सारे के सारे बिजनेस के असेट्स मान लिए जाएंगे। तो जब बिजनेस की बात चल रही है, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात चल रही है, तो वो सारे के सारे असेट्स डेबिट कर दिए जाएंगे और पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो कैपिटल नाम की लायबिलिटी में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैसा हमें अल्टीमेटली किसको रिटर्न करना पड़ेगा? प्रोप्राइटर को ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहां पे एंट्री क्या पास होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे 3 लाख रुपए से, मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए से, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 रुपए से। तीनों का लॉजिक बिल्कुल सेम है। असेट बढ़ा और तीसरा भी असेट बढ़ा। टू कैपिटल जब करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। 4,50,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई। तो मेरे ख्याल से कैपिटल को किस तरह से हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, असेट्स को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं इनिशियली, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डाउट ये भी आ सकता है कि क्या एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में ही पैसा इन्वेस्ट करेगा? क्या कभी भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगा सकता है क्या? बिल्कुल लगा सकता है। वो जब भी पैसे लगाएगा, अपने पर्सनल फंड्स जब भी वो बिजनेस में लेकर आएगा, हमेशा उसको कैपिटल ही बोला जाएगा। मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय वो ये असेट्स लगाए। अगर बीच में भी वो ये असेट लगा रहा है तो जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कैपिटल बोलते हैं, अगर बीच में वो अमाउंट लगाएगा तो उसको एडिशनल कैपिटल बोलेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री में कैपिटल ही लिखते हैं। समझने के लिए सही है कि वो एक्स्ट्रा पैसे लगा रहा है, फर्दर कैपिटल बोल सकते हैं, एडिशनल कैपिटल बोल सकते हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज पास करते समय एक अकाउंट ऑलरेडी ओपन है लायबिलिटी का, वो ही लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो टू कैपिटल ही लिखेंगे। मतलब ये कि बिजनेस स्टार्ट करते समय ये असेट्स आए या फिर बीच में कभी भी ये असेट्स आएंगे तो भी एंट्री बिल्कुल ऐसी ही होगी। कैश लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करेंगे, पैसे चेक से इन्वेस्ट करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बिजनेस में लॉस हो रहा होता है और दूसरा बिजनेस भी होता है हमारे पास जिसमें प्रॉफिट हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, वहां से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं और फिर इस लॉस वाले बिजनेस में डाल देते हैं। तो लॉस वाले बिजनेस में कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा और ये बीच में ही होगा क्योंकि लॉसेस तो ऑलरेडी हो रहे हैं। तो ऐसा ये है क्लियर कि बिजनेस चालू तो हो चुका है पहले ही, तो ऐसे केस में हम उसको बोलेंगे तो फिर से कैपिटल ही। हाँ, अगर वो पैसे विड्रॉ कर रहा है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, ये सोचने वाली बात है। हमने पैसे इंट्रोड्यूस करने की तो एंट्री पास कर ली, अब पैसे विड्रॉ करने की क्या एंट्री पास होगी वो भी आपको बताता हूं। सिंपल है, विड्रॉ करना मतलब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना। तीसरा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, मिस्टर शर्मा विड्रॉन ₹6,000 in cash for personal use. मिस्टर शर्मा विड्रॉन ₹6,000 इन कैश फॉर पर्सनल यूज। जैसे वो पैसे बिजनेस में लगा सकते हैं, बिजनेस से पैसे निकाल भी सकते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी पर्सनल हम बिजनेस से ही पैसा निकालते हैं, क्योंकि हम अपना सेपरेट कैश बैलेंस मेंटेन करते ही नहीं हैं घर पे। हमारे पास कैश की वैसे भी शॉर्टेज होती है, जितना पैसा एक्स्ट्रा पड़ा रहता है हम दुकान ले जाते हैं, अगर हमको जरूरत होती है तो हम दुकान से ही पैसे निकाल लेते हैं अपने घर खर्च के लिए भी। तो ऐसे केस में अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए शॉप से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि मिस्टर शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? हमको मिस्टर शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी नहीं सोचना है अकाउंट्स में। तो ऐसे केस में हम सोचेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा। जब वो पैसे लेकर आया था बिजनेसमैन तो कैश को डेबिट किया था, लेकिन जब वो पैसे निकाल रहा है तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पे कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है, जो लगना सही भी है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ पे
ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। अब आपको लगेगा ये ड्राइंग्स कहाँ से आ गया, ये इसका क्या मतलब है। देखिए, जिस तरह से एक ही आइटम से रिलेटेड दो अकाउंट्स खोले जाते हैं परचेज और सेल्स के केस में, गुड्स खरीदो तो परचेज बोलते हैं, गुड्स बेचो तो सेल्स बोलते हैं तो गुड्स ही, लेकिन परचेज और सेल दो अलग अलग नाम दिए गए हैं अकाउंट्स में। वैसे ही प्रोपराइटर के दो अकाउंट्स चलते हैं बिजनेस की बुक्स में। ड्राइंग्स अकाउंट भी प्रोपराइटर का है, कैपिटल अकाउंट भी प्रोपराइटर का है। जो जो अमाउंट वो लगाता जा रहा है उसको अलग रखा है कैपिटल अकाउंट में, जो जो अमाउंट वो विड्रॉ करता जा रहा है वो अलग रखा है हमने ड्राइंग्स अकाउंट में। तो ऐसा क्यों किया, ताकि हमको सेपरेटली ये पता चले कि उसने पूरे साल भर में ड्राइंग्स के नाम से कितने पैसे विड्रॉ किए हैं और कैपिटल के नाम से कितने पैसे इंट्रोड्यूस किए हैं। ये जो सेपरेटली हम चला रहे हैं ये पूरा ईयर एंड तक चलाना होता है। फिर ईयर एंड में हम इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी, एडजस्टमेंट कैसे होता है वो लास्ट में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ में आना चाहिए कि अगर वो पैसे बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो बिजनेस के एंगल से हम ये बोल सकते हैं कि लायबिलिटी खत्म हो गई। क्योंकि देखिए, लायबिलिटी बढ़ी थी, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया था, अब लायबिलिटी कम हो गई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया 6,000 रुपए से। नाम अलग अलग हैं, प्रोपराइटर के दो अकाउंट्स बिजनेस में चल रहे हैं। एक है कैपिटल अकाउंट, जब वो पैसे लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। एक है ड्राइंग्स अकाउंट, जब वो पैसे निकालता है तो उन अमाउंट्स को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स का बैलेंस भी धीरे धीरे पूरे साल में बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके निकालता भी जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ईयर एंड में हम ये देखेंगे कि 4,50,000 रुपए उसकी कैपिटल हो चुकी है, 6,000 रुपए वो विड्रॉ कर चुका है, तो नेट कैपिटल बैलेंस मान लेंगे 4,44,000। 4,50,000 में से ये 6,000 एडजस्ट कर देंगे। ये लायबिलिटी बढ़ी, ये लायबिलिटी कम हुई, दोनों का नेट बैलेंस अपनी बैलेंस शीट में शो कर देंगे। पर फिलहाल तो हमको बैलेंस शीट मालूम नहीं है क्या होती है, कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ऐसे केस में हमको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि दो सेपरेट अकाउंट चल रहे हैं। एक अकाउंट शो होता है कैपिटल, जो पैसा वो लगाता है उसके लिए, और एक अकाउंट शो करता है कि उसने जो अमाउंट पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है वो। तो अब एक चीज और ध्यान से समझिएगा, किसी किसी बुक में आपको ये लिखा होगा कि ये लायबिलिटी की तरह सेपरेट रिकॉर्ड किया जाता है और ये बिजनेस के एंगल से असेट है, जो पैसे वो निकालता जा रहा है वो बिजनेस के लिए राइट टू रिसीव है। तो ऐसा भी सोच सकते हैं, लॉजिक यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं कि लायबिलिटी कम नहीं हुई, असेट बढ़ गया। ये कैपिटल नाम की लायबिलिटी अलग है, ये ड्राइंग्स नाम का असेट अलग है। वो पैसे विड्रॉ करेगा तो वो हम उससे वापस लेंगे, ये पैसे उसने हमें दिए हैं तो वो हमसे वापस लेगा। इस तरह से भी सोच सकते हैं। एंट्री तो यही पास होगी, मतलब ये कैश टू कैपिटल लायबिलिटी बढ़ने की एंट्री, और यहाँ पे ड्राइंग्स टू कैश जब कर रहे हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा असेट बढ़ गया, ये पैसे हमको प्रोपराइटर से लेने हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो कैपिटल नाम की लायबिलिटी है वो लायबिलिटी कहीं ना कहीं खत्म हुई, क्योंकि ये ड्राइंग्स नाम का फिगर आगे जाके एडजस्ट कहां से होने वाला है, कैपिटल से ही एडजस्ट होने वाला है। ईयर एंड पे हम इन दोनों को नेट करके ही लिखते हैं। इनफैक्ट अगले चैप्टर में ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कैपिटल और ड्राइंग्स को फाइनली जब हम शो करते हैं अपनी बुक्स में, रिकॉर्डिंग तो दोनों की अलग अलग कर ली, लेकिन फाइनली जब बुक्स में शो करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, तो दोनों को आपस में एडजस्ट करके करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब आप ड्राइंग्स डेबिट कर रहे हैं तो आप लायबिलिटी को कम ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेपरेटली ये सोचें कि ये पैसे हमको बिजनेसमैन से लेने हैं, असेट की तरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो असेट बढ़ेगा तो भी डेबिट ही होगा, लायबिलिटी कम होगी तो भी डेबिट ही होगा। तो ऐसे केस में हमको एग्जाम में रूल तो लिखना नहीं है कि असेट बढ़ा कि असेट कम हुआ, हमको तो फाइनली एंट्री लिखनी है। तो एंट्री तो इन एनी केस यही होने वाली है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरे ख्याल से ये ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। कैपिटल और ड्राइंग्स का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस भले आज वाली क्लास में हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट हमको ये ट्रांजैक्शंस अब दिखेंगे और इनके अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स नहीं होते, इनके अलग अलग एग्जांपल्स होते हैं जो हमको क्लास में डिस्कस करने हैं। पर आज वाली क्लास में चूंकि बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो इन ट्रांजैक्शंस को आप नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब देखिए, जिस तरह से एक बिजनेसमैन जो है वो कई सारे असेट्स बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग आइटम्स वो बिजनेस से विड्रॉ भी कर सकता है। वो अपनी बिजनेस की कार पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर सकता है। जनरली वो गुड्स अगर ऐसे गुड्स में डील कर रहा है जो वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी यूज करता है, तो वो अलग से तो मार्केट से खरीदेगा नहीं, वो अपने गुड्स जो है बिजनेस में पड़े हुए वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए विड्रॉ कर सकता है। तो जब भी वो पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करेगा,
कैश, बैंक बैलेंस या फिर गुड्स, तो ऐसे केस में ड्राइंग्स अकाउंट आएगा ही आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। लेकिन फाइनली एंट्री क्या पास होगी वो कल वाली क्लास में हम अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे और इस बात को समझेंगे। आज वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।